नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार में हूं श्वेता सिंह। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस के 8 घंटे में 8 आतंकियों को मार गिराने वाले एनकाउंटर की सच्चाई का विश्लेषण करेंगे। भोपाल सेंट्रल जेल से आधी रात को फरार होने वाले सिमी के 8 आतंकियों को पुलिस और एटीएस ने सिर्फ 8 घंटे में ढेर कर दिया। यह काबिले तारीफ कार्रवाई थी, लेकिन शिवराज सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खबरदार में हम उन सवालों की भी समीक्षा करेंगे, लेकिन पहले आपको सिमी के बारे में संक्षिप्त जानकारी बताते हैं। सिमी का पूरा नाम स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया है, जिसकी शुरुआत अप्रैल 1977 में अलीगढ़ से हुई। सिमी की स्थापना मोहम्मद अहमदुल्ला सिद्दीकी ने की थी। इसे जमात इस्लामी हिंद के स्टूडेंट विंग के तौर पर बढ़ाया गया। सिमी भारत के संविधान को नहीं मानता, मूर्ति पूजा का विरोध करता है और धर्मनिरपेक्षता के भी खिलाफ है। सिमी का मानना है कि शासन सिर्फ कुरान के आधार पर होना चाहिए। इसका मकसद सिर्फ इस्लाम का प्रचार प्रसार है। इस्लाम के लिए जिहाद करने में इसे कुछ भी गलत नजर नहीं आता। सिमी इंसानों के बनाए और उनके जरिए संचालित संस्थानों के खिलाफ है और उसे तबाह करना उसका लक्ष्य है। भारत में सिमी पर 2001 से प्रतिबंध है, क्योंकि भारत सरकार मानती है कि सिमी इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करता है। सिमी के सदस्यों की एक वक्त में देश भर में 20,000 से ज्यादा थी। हमने सिमी के बारे में आपको पूरे अपडेट दिए और अब आपको मध्य प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर के बारे में अपडेट रिपोर्ट दिखाते हैं। बदमाशों की तरफ से फायर किया गया। जवाबी फायर में पुलिस पार्टी ने भी फायर किया। चारों तरफ से गिरवा दो, चारों तरफ से गिरवा दो। मध्य प्रदेश पुलिस को हम बधाई देते हैं। नहीं, पूरे आठों हैं, हम पीछे पीछे है ना। और तत्परतापूर्वक उन्होंने कार्रवाई ये मध्य प्रदेश पुलिस का 2020 स्टाइल में किया गया एनकाउंटर है। 8 आतंकियों को तलाशने, दबोचने और निपटा देने में मध्य प्रदेश पुलिस को सिर्फ 8 घंटे लगे। दिवाली की रात भोपाल सेंट्रल जेल की दीवार तोड़कर सिमी के 8 खूंखार आतंकी फरार तो हो गए, लेकिन खुली हवा में सांस लेने की मोहलत ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। भोपाल से 10 किलोमीटर दूरी के दायरे में ही 8 के 8 आतंकियों को मौत के घाट सुला दिया गया। ये लोगों से जो सूचना मिली, उस सूचना के आधार पर लोकेशन मिली और हमारी पुलिस उन तक पहुंच गई और बाद में मुठभेड़ में भी मारे गए। मध्य प्रदेश पुलिस को हम बधाई देते हैं और तत्परतापूर्वक उन्होंने कार्रवाई की। शिवराज सिंह चौहान को अपनी पुलिस की पीठ थपथपाने का पूरा हक है। एनकाउंटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने खुद मुख्यमंत्री कैमरे के सामने आए, यानी कि शिवराज सरकार इसे बड़ी कामयाबी मानती है। आतंकियों की कुंडली देखकर आप भी समझ जाएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार इस एनकाउंटर पर इतना फख्र क्यों जाहिर कर रही है। ये मोहम्मद सालिक सल्लू है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का रहने वाला, 5 राज्यों में करीब 17 धमाकों में शामिल। साल 2013 में ये खंडवा जेल से भाग निकला और 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी। आतंकी धमाकों के अलावा सल्लू ट्रेन और बैंक में लूट में भी शामिल रहा। दूसरा आतंकी महबूब गुड्डू मलिक भी खंडवा का ही रहने वाला था, जिसका नाम साल 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में आया था। साल 2011 में उसने एक पुलिस कांस्टेबल का कत्ल किया था। तीसरा आतंकी जाकिर हुसैन सादिक भी साल 2011 के उसी कांस्टेबल हत्याकांड में पकड़ा गया था, जिसमें महबूब गुड्डू पकड़ा गया था। साल 2008 में ये पहली बार सिमी का सदस्य होने के आरोप में पकड़ा गया। अमजद खान भी 3 साल पहले खंडवा जेल से फरार होने वाले आतंकियों में था। साल 2010 में इसका नाम भोपाल में गोल्ड फाइनेंस कंपनी में लूट में आया था। 5वां नाम मोहम्मद खालिद अहमद का था, जो महाराष्ट्र में सोलापुर का रहने वाला था। मध्य प्रदेश एटीएस को उसके घर से बॉम्ब मिले थे। एटीएस को उसका रिश्ता तहरीका तालिबान से भी निकला। छठा नाम मुजीब शेख उर्फ अकरम का है, जो गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला था। साल 2008 के अहमदाबाद के सीरियल बॉम्ब धमाकों में इसका नाम था। 7वां नाम मोहम्मद अकील खिलजी उर्फ अब्दुल्लाह था, जो मध्य प्रदेश में सिमी का चीफ भी रहा है।
आरएसएस और बीजेपी नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में मार्च 2012 में वो गिरफ्तार हुआ था। और 8वां नाम अब्दुल माजिद उर्फ मोहम्मद यूसुफ का है, जो उज्जैन का रहने वाला था। हम लोगों ने उन बदमाशों के 2 के पोजीशन से 2 315 बोर के कट्टे, जिसमें 2 राउंड चले हुए और 2 लाइव राउंड ईच प्राप्त हुए हैं। 2 वेपन और जो है वहीं विसिनिटी में प्राप्त हुए हैं, जो 12 बोर के कट्टे हैं, जिनमें 1-1 राउंड चला है। 3 शार्प वेपन नाइफ्स जो है जाकिर, महबूब और अमजद के पास से प्राप्त हुए हैं। इस तरह से 7 वेपन जो है वहां से जब्त किए गए हैं घटनास्थल से। पुलिस की माने तो ये सभी के सभी आतंकवादी रात 2 से 3 बजे के बीच अपने अपने सेल से बाहर निकले। इन सब ने गिलास और थाली को हथियार बनाकर हेड गार्ड रमाशंकर की गला रेत कर हत्या कर दी। सिमी आतंकियों ने एक दूसरे गार्ड को भी जख्मी कर दिया। भागने में इन कैदियों ने जेल में मिली चादरों की रस्सी बनाई और दीवार कूदकर बाहर निकल गए। जेल से निकलने के बाद ये आतंकी अभी 8 किलोमीटर का रास्ता ही तय कर पाए थे कि मध्य प्रदेश पुलिस ने इनका काम तमाम कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार और वहां की पुलिस ने एनकाउंटर के जो डिटेल दिए वो अगर सही हैं तो पुलिस को दाद मिलनी चाहिए। लेकिन अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो 8 घंटे में 8 आतंकियों को निपटा देने की सक्सेस स्टोरी पर सवाल खड़े करता है। आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद कई सवाल सुलग रहे हैं। सवाल नंबर 1, आतंकियों के हथियार मौके पर क्यों नहीं दिख रहे, जबकि पुलिस का दावा था कि उनके पास मारक हथियार थे और उन्होंने गोली चलाई थी। सवाल नंबर 2, क्या आतंकियों के हथियारों को हटा दिया गया और हटाया गया तो क्यों? सवाल नंबर 3, जब आतंकी थाली को हथियार बनाकर निकले थे तो उनके पास धारदार चाकू कहां से आ गया? सवाल नंबर 4, जेल से भागे आतंकियों के पास अचानक जीन्स, शर्ट, स्पोर्ट्स शूज और घड़ी कहां से आ गई? सवाल नंबर 5, फोरेंसिक टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही एनकाउंटर वाली जगह से छेड़छाड़ क्यों की गई? सवाल और भी हैं। एक एनकाउंटर का वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वीडियो में एक आतंकी को करीब से मारा जा रहा है। अगर वो जिंदा था तो पुलिस ने इतने करीब जाने का जोखिम क्यों लिया? शिवराज सरकार से एनकाउंटर को लेकर सवाल कांग्रेस ने भी पूछा, आम आदमी पार्टी ने भी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता ने भी पूछा। वहाँ पर जब इनकी लाशें हम देखते हैं, इनकी डेड बॉडीज देखते हैं, तो इनके बॉडीज के ऊपर शूज हैं, हाथों में घड़ी है, रिस्ट बैंड है और बेल्ट है। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि इतने कपड़े पहनकर ये लोग भागने में कामयाब हुए। आपका होम मिनिस्टर मध्य प्रदेश का ये कहते हैं कि इनके पास चमचे थे, हथियार नहीं था। तो जब एटीएस आपकी है तो आप इनको ओवर पावर कर सकते थे। कोई चमचों से एटीएस से मुकाबला नहीं कर सकता। अमित शाह जी का गुजरात का अपना अनुभव है, इसलिए वो सही टिप्पणी कर पाएंगे कि ये जो है एनकाउंटर सही था या गलत था। और फिर उनकी सरकार है, और उनकी सरकार में अगर वो नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? इन सवालों ने इस एनकाउंटर को इशरत जहां एनकाउंटर जैसा विवादास्पद एनकाउंटर बना दिया है। भोपाल से हेमेंद्र शर्मा के साथ आशीष पांडे, आज तक। शिवराज चौहान एनकाउंटर पर वाहवाही लूटने जितनी तेजी से मीडिया के सामने आए, उतनी ही तेजी से एनकाउंटर पर सवाल भी उठते चले गए। आज तक ने इन्हीं सवालों पर मध्य प्रदेश पुलिस के आईजी योगेश चौधरी से चंद जवाब मांगे। हमारे साथ भोपाल के आईजी योगेश चौधरी हैं, सीधे बात करते हैं, किस तरीके से इनकाउंटर को अंजाम दिया? 10 बजे के आसपास जो है पुष्ट सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त हुई
कि वहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर मणिखेड़ा जो है पठार, जो अचारपुरा के पास में खीजड़ा नाला के पास पड़ता है, वहाँ पर 8 व्यक्तियों संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट देखा गया है। तो संबंधित जो पुलिस पार्टियां थी उनको अवगत कराया गया। संबंधित पुलिस पार्टी जिनमें जिला पुलिस बल, STF, CTG के जो अधिकारी कर्मचारी थे, उन लोगों की पार्टी द्वारा जब इस क्षेत्र में दिया गया तो जो पहली पार्टी जिसने उनके साथ सामना किया, उनके साथ स्कफल हुआ। इस पार्टी के साथ जो सामने वाली पार्टी थी, उस पार्टी ने जब इनको चैलेंज किया तो इन लोगों के द्वारा उस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस की जो पार्टी थी जिसमें ये जिला पुलिस बल, STF और CTG के सभी कर्मचारी थे, उनके द्वारा रिटेलिएशन में फायर किया गया और उस घटना में इन 8 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। ये लोग जो थे जो फरार हुए, तो एग्जैक्ट उस लोकेशन पर क्या करने गए थे और क्या उनके पास हथियार था? जो लोग वहां पर पहुंचे थे किस तरह से हथियार मिले? उस लोकेशन पर वह लोग क्या कर रहे थे, नेचुरली दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो हमारी जो विवेचना चल रही है उसमें इस बिंदु पर जो है वो तथ्य ज्ञात किए जाएंगे। और इन लोगों के पास से मैं आपको बताना चाहूंगा 2 315 बोर के कट्टे, 2 12 बोर के कट्टे, जिनमें से 315 बोर के कट्टों में 2 खाली कारतूस और 2 जिंदा कारतूस पाए गए, और 12 बोर के कट्टे में 1 खाली कारतूस और 2 जिंदा कारतूस जो है वो पाए गए। इनके साथ 3 चाकू भी पाए गए। इस तरह से इन लोगों ने करीब 6 राउंड जो है पुलिस पर फायर किए थे। नेचुरली ये बहुत ही हाई सिक्योरिटी प्रिजनर्स थे। इन लोगों की जो ट्रायल चल रही थी उसमें भी इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोग जो है वो करवाते थे, और मेरा मानना है कि इनके साथ पर्याप्त सतर्कता बरती जाती थी, लेकिन इनके लोगों द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम किया गया, जिस पर पुलिस ने तुरंत रिएक्ट किया। बात ये भी आ रही कि वो सरेंडर करने की मुद्रा में थे, अगर उनको पकड़ा जाता तो कुछ खुलासा हो जाता, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो घटना हुई है जिसमें इन लोगों के पास से हम लोगों ने 4 आग्नेय शस्त्र एवं 3 जो धारदार हथियार बरामद किए हैं, इनके द्वारा जो है पुलिस पार्टी पर जो है वो हमला किया गया था, और पुलिस ने जो रिटेलिएशन में कार्रवाई की है वो कार्रवाई जो है जिसके फलस्वरूप इन सभी की मृत्यु हुई। हम ये नहीं कह रहे कि एनकाउंटर फर्जी है, नहीं हम एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों को गलत बता रहे हैं। इस बहस के बीच एक सच आपको जरूर जानना चाहिए। वो सच ये है कि भोपाल जेल से 8 खतरनाक आतंकी फरार हुए। ये मध्य प्रदेश पुलिस भी मान रही है और शिवराज सरकार भी। भोपाल जेल के सुरक्षा इंतजाम आतंकियों को रोक पाने में नाकाम रहे। इसीलिए खबरदार में अब हम आपको देश की जेलों के बारे में कुछ अहम जानकारियां दे रहे हैं। भारत में जेलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, यानी जेल के भीतर सुविधाएं, वहां की सुरक्षा, सब कुछ राज्य सरकार को देखना होता है। भारत की जेलें प्रिजन एक्ट 1894 के तहत संचालित होती हैं। भारत में 7 तरह की जेल हैं। सजा की अवधि 2 साल से ज्यादा होने पर दोषियों को सेंट्रल जेल में रखा जाता है, क्योंकि यह बड़े और सुविधाओं वाली जेल होती है। भारत में 131 सेंट्रल जेल हैं। सबसे ज्यादा 11 सेंट्रल जेल मध्य प्रदेश में है। सेंट्रल जेल में 1,52,000 से ज्यादा कैदियों को रखने की क्षमता है। जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी रखने को लेकर सवाल उठते रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश में कुल मिलाकर 1,387 जेल हैं, जिनमें 3,56,561 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन इनमें 4,20,000 के करीब कैदी हैं। हमारी जेल ठसाठस भरी है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर विचाराधीन कैदी हैं। 4,20,000 में से करीब 2.25 लाख विचाराधीन कैदी हैं, जो कि जुडिशियल सिस्टम की खामियों के शिकार हैं। जेल की सुरक्षा दुरुस्त करनी है तो न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। भोपाल में जो कुछ भी हुआ वो देश की दूसरी जेलों में भी हो सकता है। जेल की दीवारें अक्सर टूटती रहती हैं और कैदी फरार होते रहते हैं। अक्टूबर 2016 मध्य प्रदेश की छतरपुर जिला जेल की दीवार फांदकर 2 कैदी फरार हो गए। जेल प्रशासन को 1.5 घंटे बाद फरारी का पता चला। अगस्त 2016 उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बेहद चाक चौबंद इंतजामों वाली जिला जेल से 3 कैदी फरार हो गए। जुलाई 2016 में साबरमती जेल की 19 फीट की दीवार फांदकर कैदी फरार हो गए और जेल प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। जून 2015 देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक तिहाड़ जेल में 2 विचाराधीन कैदी जेल की 4 दीवारी के पास से सुरंग बनाकर फरार हो गए। मार्च 2015 में नागपुर सेंट्रल जेल से 5 कैदी फरार हो गए। इनमें से 3 मकोका और 2 मर्डर के केस में बंद थे। अक्टूबर 2013 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की जेल से सिमी के 7 सदस्य फरार हो गए। इनमें से एक को फिर गिरफ्तार कर लिया गया था।
खबरदार में अब हम कश्मीर घाटी में स्कूल जलाने वाले शैतानों की पड़ताल करेंगे। अनंतनाग के जवाहर नवोदय विद्यालय की धूं धूं कर जलती तस्वीरें देखने के बाद आपको इसे जलाने वाले शैतानों से नफरत हो जाएगी। वैसे तो अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि स्कूल में आग हादसे का नतीजा है या इसे साजिशन जलाया गया, लेकिन जिस तरह एक के बाद एक स्कूल आग की चपेट में आ रहे हैं, उससे साजिश की थ्योरी ही पुख्ता होती है। कश्मीर में अब पत्थर फेंकने वालों की जमात ने स्कूल जलाने का जुर्म शुरू कर दिया है। ये अनंतनाग की तस्वीरें हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय आग की भेंट चढ़ चुका है। आग कैसे लगी ये फिलहाल पता नहीं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से वहां के स्कूलों में आग लग रही है और छात्रों के भविष्य को भी जलाने की साजिश चल रही है। हमारे किताबें थे वो भी जल गए, हमारा क्लासरूम जल गया। अब हमें चाहते हैं कि हमारा स्कूल नया हो, फिर से रिस्टोर हो। सरकार को चाहिए कि हमें प्रोटेक्शन दे, फिर सभी इसके बाद एग्जाम्स दे, तो जलाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लिए जाए। नवोदय विद्यालय का नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथों में है। देश के बेहतरीन स्कूलों में नवोदय विद्यालय की गिनती होती है। अभी तक आतंकवाद से ग्रस्त कश्मीर में स्कूलों को हाथ नहीं लगाया गया था। ये दहशतगर्द भी जानते हैं कि बच्चे चाहे किसी के भी हों, शिक्षा सबके लिए जरूरी है, लेकिन अब स्कूलों को आग के हवाले किया जा रहा है। कश्मीर के बच्चों का, कश्मीर के युवाओं का किसी भी प्रकार से उनके एकेडमिक करियर का हनन हो, उसकी बाधा हो, इसके पक्ष में कोई नहीं है। अब चंद एक लोग अपनी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स, परंतु इतना इत्मीनान रखिए कि ये कामयाब होने वाला नहीं है। नवोदय विद्यालयों में आग लगने की ये पहली घटना होती तो शायद इसे हादसा समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता। इससे पहले ऐश मुकाम के जवाहर नवोदय विद्यालय में आग लग गई थी। 28 अक्टूबर को भी अनंतनाग के एक स्कूल में आग लगा दी गई थी। हालिया तनाव के बाद घाटी में करीब 20 शिक्षा संस्थानों को इसी तरह से नष्ट किया गया है। ये बात एक तरह से साफ हो चुकी है कि कश्मीर की आम जनता अमन चैन के साथ रहना चाहती है। वो पढ़ना चाहती है, लेकिन पर्यटन उद्योग को फलते फूलते देखना चाहती है। और ऐसे हालात तब हैं जब तमाम अलगाववादी ताकतें सीमा पार की सहायता से अमन चैन के माहौल को बिगाड़ना चाहती हैं। स्कूलों में आग लगाने की घटना उसी विध्वंसक रणनीति का हिस्सा है। खबरदार में अब हम आपको ये दिखाते हैं कि कश्मीर में कैसे सरकारी स्कूलों को लगातार आग के हवाले किया जा रहा है और कैसे बच्चों के भविष्य के साथ आगजनी हो रही है। 30 अक्टूबर को अनंतनाग में जवाहर नवोदय विद्यालय में आग लगी। 28 अक्टूबर 2016 को अनंतनाग के ही एक सरकारी स्कूल को आग के हवाले कर दिया गया। 27 अक्टूबर 2016 को कश्मीर के पट्टन इलाके में सरकारी स्कूल में आग लगा दी गई। 24 अक्टूबर 2016 को बांदीपुरा में सरकारी मिडिल स्कूल में अचानक आग लग गई। 8 अक्टूबर 2016 को कश्मीर के सुंबल में एक सरकारी स्कूल की इमारत को जला दिया गया। खबरदार में अब हम बात करेंगे देश का दम फुला देने वाली दिवाली की। इस बार चाइनीज पटाखों का बहिष्कार तो जोरों पर था, माना जा रहा था प्रदूषण कम होगा, लेकिन हैरत यह कि बहिष्कार के बावजूद दिल्ली ने प्रदूषण के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बार धुआंधार दिवाली ने देश की राजधानी को टॉर्चर करने वाले गैस चेंबर में तब्दील कर दिया। दीपावली के मौके पर दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा ने पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते 36 घंटों के दौरान दिल्ली की हवा में PM10 की संख्या 4000 को पार कर गई। सोमवार की सुबह यानी दीपावली के बाद की सुबह दिल्ली में प्रदूषण का सबसे ज्यादा लोधी रोड के आसपास दिखा, जहां हवा में PM2.5 की मात्रा 500 दर्ज की गई, जबकि इसका लेवल 0 से 50 के बीच सबसे सही माना जाता है। यानी पटाखों के शौक ने दिल्ली को धुआं धुआं कर दिया। प्रदूषण का आलम यह है कि देश की 10 सबसे प्रदूषित जगहों में से 8 दिल्ली NCR की। हैप्पी दिवाली बीत गई तो अपने पीछे दर्द भी छोड़ गई।
भले कस्में खाई हों कि इस बार दिल्ली में ग्रीन दिवाली मनने वाली है, लेकिन पटाखों के मोह में लोग ऐसे उलझे कि ग्रीन दिवाली की कसम धरी की धरी रह गई। हर ओर सुनाई दिया पटाखों का शोर। रात भर दिल्ली में धुआं घुटता रहा और सुबह हर ओर जहरीला कुहासा नजर आया। दिवाली तो बीत गई, दिल्ली में बाकी रह गया धुआं। मुंह पर मास्क बांधे अपनी परेशानियां बताते रहे लोग। कॉस्मेटिक हल्की सी प्रॉब्लम है, बट प्रिकॉशनरी मैंने इसे पहना है ताकि और न पॉल्यूशन। और दिवाली के बाद तो जरूरत से ज़्यादा ही पॉल्यूशन हुआ। I find the air very hard to breathe today because of probably the fireworks. और सबसे ज़्यादा दिक्कत है बुजुर्गों को और बीमार लोगों को। उनको तो ये जहरीला बना दिया वातावरण को लोगों ने आतिशबाजी करके। देर रात तक राजधानी में दिवाली का जश्न चलता रहा और पहले से ही बदतर हो चुकी दिल्ली की आबोहवा धीरे धीरे और बुरी होती गई। और सुबह का आलम क्या था, ये खुद देखिए। लोग इस समय राजपथ की सड़क पर मौजूद हैं और राजपथ की इस सड़क पर चारों तरफ जो प्रदूषण के कण हैं वो स्थिर बने हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, जिसके चलते जो प्रदूषण के कण हैं वो जमे हुए हैं। PM 2.5 और PM 10 का जो लेवल है वो सामान्य से 13 गुना ज्यादा खतरनाक बना हुआ है। दिवाली का जश्न तो पूरे जोश के साथ मनाया गया, लेकिन दिवाली के इस जश्न में दिल्ली की सांस फूलने लगी। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक से भी कई गुना ऊपर पहुंच गया। हालांकि इस साल पटाखों की बिक्री भी और सालों की तुलना में कम हुई, लेकिन दिल्ली में बीते 3 सालों में दिवाली में इतना प्रदूषण कभी नहीं दर्ज किया गया। कुछ इलाकों में तो प्रदूषण का स्तर 20 गुना तक बढ़ा हुआ पाया गया। इस वक्त जो पूरे दिल्ली की हवा है वो बेहद प्रदूषित हो गई है, क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गई है। और ये हेल्थ वार्निंग भी इनके लिए इशू करी गई है कि अगर बाहर निकलें तो प्रिकॉशनरी मेजर लेकर ही निकलें। दिल्ली की हवा में पटाखों से ऐसा जहर घुला कि हर इंसान सांस दर सांस मजबूरन इसे अपने अंदर सोख रहा है। ऐसे में हाल ये कि मास्क लगाकर ना निकला जाए तो तय मानिए कि शरीर के श्वसन तंत्र, दिल और तमाम नाजुक अंगों के लिए ये जहर जानलेवा है। पटाखों से अपनी खुशी का इजहार करने वाली दिल्ली अब इन्हीं पटाखों के साइड इफेक्ट से दहली हुई है। क्रैकर पटाखे कम बजाएं, क्योंकि इस टाइम दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन है इट इज एट द वेरी 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 हाई लेवल। इफ यू सी द रीडिंग बाय नोड, इट्स ए apparatus by which can tell you the complete reading। दिवाली की रात दिल्ली गैस चैम्बर बनकर रह गई। दिल्ली के बाशिंदे हर सांस में जहरीली गैसों का शिकार होते रहे। ये आलम तो उस वक्त था जब दिल्ली की रात पटाखों का खुमार शुरू ही हुआ था, लेकिन 2 घंटे की धुआंधार आतिशबाजी ने दिल्ली को धुआं कर दिया। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के आंकड़ों को देखें तो रात करीब 11:15 बजे द्वारिका में PM 2.5 का स्तर 792 माइक्रोमीटर था, जो सामान्य से 13 गुना ज्यादा था। दिलशाद गार्डन में यह स्तर 1000 माइक्रोमीटर मिला, जो सामान्य से 17 गुना है। वहीं पंजाबी बाग में PM 10 का लेवल 1556 माइक्रोमीटर था, जो सामान्य से 15 गुना रहा। वहीं RK पुरम में तो इस आंकड़े ने बेहद खतरनाक रूप लिया। RK पुरम में PM 10 का लेवल 4273 माइक्रोमीटर आंका गया। आज दिल्ली का पोल्यूशन सारे के सारे जितने भी रिकॉर्ड थे बीट कर चुका है। अभी जो पोल्यूशन चल रहा है वो है 669, 11 गुना पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर। यानी दिवाली की रात दिल्ली की हवा में जहर का स्तर 10 से 20 गुना तक बढ़ गया। PM 2.5 और PM 10 हवा में घुले जहर को नापने का पैमाना है। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, जिसका सामान्य स्तर 60 माइक्रोमीटर माना जाता है। ये हवा में ठोस या तरल रूप में मौजूद अति सूक्ष्म कण होते हैं। जिन कणों का व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है उन्हें PM 2.5 और जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर से कम होता है उन्हें PM 10 कहा जाता है। इन कणों का मतलब है
हवा में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, लेड आदि जहरीले तत्व। पटाखों से निकली तमाम जहरीली गैसों का असर दिल्ली में तुरंत दिखाई देना भी शुरू हो गया है। सुबह दिल्ली दिसंबर में छाने वाले कोहरे में डूबी नजर आई और अस्पतालों में मरीज नजर आने लगे। कल शाम से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे सांस लेने में, एंड वो पॉल्यूशन मेरे ख्याल से तो उसी की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कल रात से मैं करीब 11 बजे से सोना स्टार्ट किया तो मेरे को बड़ी परेशानी आई गले में, एकदम खरांस और खांसी के साथ, मतलब नींद आने एकदम बेचैनी सी महसूस होने लगी। अब ये भी सुन लीजिए कि आखिर कैसे ये गैस हमारे शरीर को खोखला कर रही है। लॉन्ग टर्म यदि ये इसी तरह का प्रदूषण रहा या इवन इससे थोड़ा सा भी कम भी रहा तो हमारे लंग में चेंजेस आने लग जाते हैं, हमारे सांस की दिक्कत, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को सांस लेना भारी पड़ जाएगा, वो इनहेलर्स पे जिंदा रहेंगे। दिल्ली में नमी और हवा का नामो निशान नहीं, प्रदूषण के बहुत बारीक कण हवा में ठहर गए। दिल्ली में मौसम के बदलाव का संकेत लगने वाला ये कुहासा जानलेवा है। दिल्ली गैस के डेथ चैम्बर में तब्दील हो गई। दिवाली से राजधानी की सांस घुट रही। रोशनी ठोकने, इल्मा हसन और अंकित यादव के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी को हिंदू रीति रिवाज और संस्कारों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पटाखों का दिवाली त्योहार से कोई लेना देना नहीं है। पटाखों का आविष्कार चीन में हुआ था और इनका रंगीला अवतार पहली बार इटली में विकसित किया गया। भारत में मुगल काल में पहली बार पटाखे दिखे, इससे पहले दीपावली में पटाखों के इस्तेमाल के कोई सबूत नहीं है। अंग्रेजी हुकूमत में एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत इन पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। 1930 के दशक में शिवकाशी के रहने वाले अय्या नादर और षणमुगा नादर ने एक माचिस की फैक्ट्री लगाई। जब एक्सप्लोसिव एक्ट में 1940 में संशोधन किया गया, उसके बाद शिवकाशी में ही पटाखों का उत्पादन शुरू किया गया। अब यह भी जान लीजिए कि जिस चीन ने पटाखों का आविष्कार किया, वही चीन अपने शहरों के पर्यावरण के लिए कितना सजग है। चीनी नववर्ष से लेकर चीन के तमाम त्योहारों पर आतिशबाजी का चलन है, लेकिन चीन बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठा चुका है। चीन के 700 शहरों में आतिशबाजी पर पाबंदी है। इस पर चीनी नववर्ष पर शंघाई में किसी को पटाखे फोड़ने की इजाजत नहीं दी गई। नियम तोड़ने वाले शख्स पर 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया, जिसके बाद शंघाई के पर्यावरण में 20% तक प्रदूषण घटा। तो आपने आज खबरदार में देखा कि आतिशबाजी का दिवाली से कोई लेना देना नहीं। आतिशबाजी को दिवाली के पर्याय के तौर पर बाजार ने स्थापित किया है। बेहतर हो कि हम भविष्य में आतिशबाजी से परहेज करें और दीपोत्सव के तौर पर दीपावली को मनाएं ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे।